नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक धारा डिजिटल और मैं हूं श्वेता पांडे। मिशन रानीगंज की वास्तविक कहानी के साथ इसकी पहली कड़ी में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से वे 65 मजदूर जो महावीर कोलियरी में फंसे हुए थे, जो उस माइंस में फंसे हुए थे, उन्होंने किस तरह से मुसीबतों का सामना करते हुए राइजिंग लेवल तक गए, जो कि 65 नंबर राइजिंग लेवल था। वहां से शुरू होता है ऊपरी सतह पर रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसकी अगुवाई कर रहे थे जसवंत सिंह गिल। इस कड़ी में हम आपको बताएंगे कि सतह पर किस तरह से उस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था। नीचे जो भी मजदूर फंसे हुए थे उनमें किस तरह की हलचल हो रही थी, वे किस तरह से सहयोग दे रहे थे। इस पूरी कहानी को हम आपको दिखाएंगे इस कड़ी के माध्यम से। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि ये वही जगह है जहां से कैप्सूल डालकर 65 मजदूरों को बाहर निकाला गया था और इस जगह को अब सील कर दिया गया है और मैं उसी के ऊपर खड़ी हूँ। ये है 65 नंबर राइजिंग लेवल जहाँ से मजदूरों को निकाला गया था कि रेस्क्यू टीम ने पूरी जान लगा दी थी 65 मजदूरों को जिंदा वापस लाने के लिए। क्या इन दोनों में से एक जगह को एंट्री पॉइंट बना सकते हैं? नॉट पॉसिबल सर। कोई कुछ नहीं बता रहा है क्यों का हालत में हमारी मदद कीजिए सर। मैनेजमेंट हर संभव प्रयास कर रहा है। सतह पर चल रहा था रेस्क्यू अभियान। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ले रहे थे पल पल की जानकारी। हर हालत में श्रमिकों को बचाने का था निर्देश। तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु भी थे सजग। पहुंचे घटनास्थल पर कोल इंडिया चेयरमैन ईसीएल के सीएमडी कर रहे थे कैंप। रेस्क्यू अभियान का नेतृत्व कर रहे थे चीफ माइनिंग इंजीनियर जीएस गिल। उन्हें इसमें दक्षता भी थी, उन्होंने लिया था इसका प्रशिक्षण भी। गनीमत रही कि उस वक्त खदान में लगा टेलीफोन काम कर रहा था। श्रमिकों का लोकेशन मिल रहा था बाहर के अधिकारियों को। दो चुनौतियां उनके सामने थी। पहली, खदान से पंपिंग कर पानी बाहर निकालने की और दूसरी, पानी निकलने तक श्रमिकों को सही सलामत रखने की। जल निकासी के लिए पहला पंप 1:45 बजे दोपहर में लगा दिया गया, जिसके बाद धीरे धीरे पंप की संख्या बढ़ने लगी। एक समय ऐसा भी आया था कि 18 नवंबर तक 11 शक्तिशाली पंप लगाए गए। अब फंसे श्रमिकों तक पहुंचने की चुनौती। याद आई अधिकारियों को, बहुत पहले एगरा पंचायत इलाके में किया था 3 बोरहोल। जानना था इलाके में कोयले के सीम की मोटाई और गहराई। उनमें से एक होल चला गया था नारायणकुड़ी सीम की गैलरी में। तत्काल उस सीम को सील किया गया था। वो गलती इस समय बन गई बड़ी मददगार। खोला गया उस बोरहोल को। 14 नवंबर की सुबह 3:30 बजे मिल गई गैलरी। सुबह 4 बजे लटकाई गई जलती टॉर्च, यानी दुर्घटना के ठीक 24 घंटे बाद मिली बड़ी सफलता। श्रमिकों को मिला निर्देश, आसपास की गैलरी में तलाशे टॉर्च। श्रमिकों ने तलाश किया जलती टॉर्च को। सतह के अधिकारियों और फंसे श्रमिकों के लिए ये थी सबसे बड़ी खुशी। फिर क्या था, उसी बोरहोल के नीचे भेजा जाने लगा पेयजल, खाना, दवा, टॉर्च इत्यादि। निश्चिंत हो गए अब अधिकारी कि कई दिनों तक रखा जा सकता था अब श्रमिकों को सकुशल। नहीं निकल रहा था पंप से पूरा पानी। अधिकारियों को लगेगा काफी समय। पीएमओ तथा सीएमओ का बढ़ रहा था दबाव। तय की गई नई रणनीति, किया जाए श्रमिकों को दूसरे तरीके से लिफ्ट। टीम ने किया निर्णय, बोरहोल से उतारा जाए कैप्सूल। आइडिया जीएस गिल का था, सबने इसे स्वीकार किया, लेकिन चुनौती इसके क्रियान्वयन की थी। तय हुआ कि दूसरा बोरहोल पहले होल के नजदीक किया जाए। 14 नवंबर की सुबह 9:30 बजे से शुरू हुआ कार्य। 8 इंच व्यास का बोरहोल गैलरी तक पहुंच गया 11:30 बजे तक। इसके बाद बढ़ाया जाने लगा इसका व्यास। पहले 12 इंच, फिर 15 इंच, फिर 18 इंच और फाइनल 21.5 इंच। 15 नवंबर की दोपहर 1:30 बजे पूरा हो गया ये कार्य। अब शुरू हुआ कैप्सूल बनाने का कार्य। इस कैप्सूल का आंतरिक व्यास था 17.5 इंच, ऊंचाई थी 2.5 मीटर। बनाया गया था इसे काफी हवादार।
लगाया गया था लॉक। पहले इस कैप्सूल को लीवर के सहारे लटकाकर कई बार किया गया रिहर्सल। सब कुछ निकला योजना के अनुसार। अब बारी थी उसे नीचे उतारने की। इसके साथ ही एक नई चुनौती। यदि कैप्सूल खाली जाता तो पहले मैं को लेकर हो जाता हंगामा। रेस्क्यू ऑपरेशन के अगुआ जीएस गिल ने लिया फैसला। स्थिति को संभालने के लिए वे खुद जाएंगे नीचे। पहले बारी बारी से आएंगे श्रमिक, इसके बाद आएंगे गिल। नहीं चाहते थे कोल इंडिया के चेयरमैन उनके जीवन का रिस्क। विकल्प पर हो रहा था विचार, लेकिन गिल ने ठान ली थी जिद। आखिरकार भगवान के भरोसे सबने दे दी मंजूरी। 16 नवंबर की सुबह 2:30 बजे कैप्सूल में सवार होकर नीचे गैलरी तक पहुंचे गिल। उन्हें देख श्रमिक खुशी से नाचने लगे। गिल ने कहा, ना होगी कोई आपाधापी, सबको भेजने के बाद वे निकलेंगे। श्रमिक शांत हो गए। निकाले जाने लगे श्रमिक बारी बारी से। हो ये रहा था कि श्रमिक के सवार होने के बाद मिलता था सिग्नल। सतह पर बड़ी संख्या में जमा लोग खींचते थे रस्सी। इसके बाद कैप्सूल आता था ऊपर। 6 श्रमिकों के निकलने के बाद बढ़ गया अधिकारियों का आत्मविश्वास। उन्होंने किया आकलन एक बार फिर। कैप्सूल के आने जाने में लग रहा है 15 मिनट। उन्होंने इस समय को कम करने का लिया निर्णय। रस्सी खींचने के कार्य में लगाया गया 12 टन की क्षमता का क्रेन। इसके बाद हो गया चमत्कार। कैप्सूल के आने जाने का समय घट गया। हर 3 मिनट में एक श्रमिक निकलने लगा मौत के मुंह से। सुबह 9 बजते बजते सभी 65 श्रमिकों का हो गया रेस्क्यू। हालांकि धैर्य ना रख सके 6 श्रमिक। अपने बल पर निकलने का किया था प्रयास। इस दौरान हो चुकी थी उनकी शहादत। लेकिन 65 श्रमिकों को बचा लेना थी बड़ी उपलब्धि। सभी श्रमिक भेजे गए अस्पताल। मिले परिजनों से खुशी का था जश्न। अधिकारियों से लेकर पीएमओ सीएमओ तक को मिली राहत। मौत के आगोश में 72 घंटों तक फंसे रहने वाले वे 2 माइनर्स जिन्होंने मौत को मात देकर अपनी जिंदगी छीनी यमराज से, वो इस वक्त हमारे साथ है। और आइए बात करते हैं उस दिन की घटना पर। सबसे पहले उनका परिचय लेना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा जगदीश प्रजापति। तो पता है कि इस जो घटना घटी थी उसके ऊपर में अब एक फिल्म बन रही है, मिशन रानीगंज। तो इसके बारे में आप कुछ जानते हैं? ऐसे कुछ? हाँ, हमरा जानकारी है। हम गए थे यहाँ रानीगंज। कौन कैसे बोलता है वो रानीगंज में कमर्स में वो डायरेक्टर आया था जो फिल्म बनाया था। हम लोग को बुलाया था। वहाँ बहुत आदमी आया था, बहुत मीडियम वाला था, बहुत आदमी जुटा था। वह आया तो हम लोग से हाथ मिलाया, हम लोग के इसके बारे में पूछा। हम लोग का मैंने दिया, सिलेक्ट दिया, गमछा उड़ा के सामान देकर के सामान किया। हम लोग ने अच्छा से बहुत आदमी सामान दिया, हाथ मिलाया। अच्छा, फिल्म बनने से पहले ये तो हुआ, डायरेक्टर साहब आए सम्मानित किया। फिल्म बनने से पहले क्या आप लोगों से मुलाकात हुई थी? इस घटना के बारे में कोई पूछता? हमसे हुआ है, हमसे हम बतलाते हैं, हमसे हुआ। अब तक उतना, लेकिन मीडिया वाला यहाँ आया था, हमको लिया गया था हमारा दोनों परिवार के बाल बच्चे के सतोड़िया में। शुरू में माने हम लोग निकलने के 1 महीने के बाद में आया था, तो वही बोला कि फिल्म इसको बनाएगा, हम लोग इसलिए आया है सब। शुरू में मतलब जब आप आए थे, जब रेस्क्यू हुआ था? हाँ, निकल के उस समय में 1 महीने के बाद वो आया था। बोले कि हम लोग बोला कि काहे के लिए, तो वहाँ बहुत माने बड़े खिलाया था अपना मैंने चमके वाला चादरा, बड़ा मशीन लगा करके। हम लोग पूछा कि क्या होगा, तो बोला कि एक दिन ही फिल्म बनेगा। वही बोला था कि फिल्म बनेगा। तो हम लोग के दिल में था कि एक दिन फिल्म ही बनेगा। लेकिन हम लोग इतने किया है, सरकार की जो डूबा था उसके लिए फ्री थोड़ा कर देता तो हम लोग का अच्छा होता। बिल्कुल, ये एक अपील रह गई। जितने भी रेस्क्यू करके जो भी लोग बाहर आए थे, उनकी ये अपील रह गई कि हमने उस मंजर को अपने आंखों से देखा था, हमने उस मौत का एहसास किया था, तो हमारे लिए फिल्म फ्री होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, यही तब ना हम लोग जानेगा कि नहीं। हम
हम लोग कैसे था, किस तरह से निकला, कैसे इक्वल हुआ, थोड़ा आगे इस से फिल्म के देखिएगा। बनने के बाद में क्या कुछ सरकारी तौर पर आपको या फिर गैर सरकारी तौर पर किसी तरह की कोई सहायता दी गई, कोई राशि दी गई? का दे गई, वही तो डायरेक्टर जो दिया सो दिया, हम लोग का दिया, हम लोग के कोई नहीं आया कि फिल्म बनने से कि कहाँ से कि बहुत आदमी आ रहा है अभी ये कोई पूछने के लिए। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगली कड़ी में हम आपको इस फिल्म से जुड़ी और इस हादसे से जुड़ी कुछ और जमीनी हकीकत को सामने लाएंगे जो इस पर बनी फिल्म में आपको नहीं देखने को मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक धारा डिजिटल और मैं श्वेता पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाणक्य अमित शाह व्यस्त है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को साधने में। इधर तृणमूल कांग्रेस उनके ही पिच दिल्ली में जाकर लगातार 2 दिनों से खेला कर रही है और मैदान ऐसा मारा तृणमूल कांग्रेस ने कि भाजपा के सारे पत्ते बिखर गए। मोदी और शाह ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि तृणमूल कांग्रेस इतने आक्रामक तरीके से हमला करने वाली है, लेकिन जब वक्त बुरा होता है तो हाथ से सब कुछ बिखर सा जाता है। इधर अनुराग ठाकुर और गिरिराज सिंह का भी फीका पड़ने लगा है रंग और दिल्ली में मोर्चा संभालने के लिए भेजा गया है शुभेंदु अधिकारी को। तृणमूल और भाजपा की इस पूरी स्थिति पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जाने माने पत्रकार विकास शर्मा जी। विकास जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। ये जो दिल्ली में परिस्थिति बनी हुई है भाजपा बनाम तृणमूल कांग्रेस, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, 21 जुलाई 2023 इसी वर्ष जो तृणमूल कांग्रेस की रैली हुई थी धर्मतला कलकत्ता में जी। उस रैली में और उस सभा में विशेषकर जो आक्रामकता दिखती रहती है ममता बनर्जी की, वो उस दिन हमें देखने को मिली थी अभिषेक बनर्जी में। तो अभिषेक बनर्जी ने ये उस दिन स्पष्ट कर दिया था कि वो भाजपा से लड़ाई लेने में किसी भी स्तर तक जा सकते हैं और वो पीछे हटने वाले कम से कम नहीं हैं। इस बीच भाजपा का जो अपना एक तरीका है वो हमेशा, जैसा कि उसके विरोधी दल के नेता जितने भी हैं वो कहते हैं कि भाजपा हमेशा केंद्र एजेंसियों का इस्तेमाल करती हैं, मसलन ईडी का, सीबीआई का, सुप्रीम कोर्ट तक भी बातें चली गई हैं। तो वैसी स्थिति में आप देख रही होंगी कि लगातार जिस तरीके से एजेंसियों के माध्यम से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर शिकंजे कसने की कवायद तेज हो रही है। थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि थोड़ी सी बैकफुट पर टीएमसी जाती हुई दिख रही थी, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में इस दिल्ली चलो का नारा देने के बाद से जो तैयारियां ब्लॉक स्तर तक हुई हैं, राज्य से लेकर के जिला दफ्तर में भी इन्होंने डेपुटेशन दिया है, घेराव किया है और यहाँ तक कि भाजपा के जो ब्लॉक स्तर के नेता हैं उनके घरों तक भी ये लोग कूच किए हैं और वहां पर प्रदर्शन टीएमसी ने लगातार अपना बढ़ाया है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली चलो का नारा बड़ा कारगर हुआ और वर्तमान में आप देखिए कि पिछले 2 दिन के घटनाक्रम को अगर हम देखते हैं तो राजघाट से इन्होंने शुरुआत करी है, जो 2 अक्टूबर से इन्होंने शुरू किया, 2 अक्टूबर से। उस 2 अक्टूबर के दिन जहां हम हमेशा देखते थे कि गांधी को लेकर के केंद्र सरकार बहुत ही तेज तरीके से और सेंटिमेंटल होकर के लोगों के बीच जाती रही है, इस बार ये पूरी गेंद जाकर के फुल टॉस बन गई टीएमसी के लिए, जब राजघाट में तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पूरी टीम वहां जाकर बैठ जाती है और धरना देती है। आज हम देखते हैं कि रामलीला मैदान में उनको जब परमिशन नहीं दी जाती है तो ये लोग जंतर मंतर में अपना हमला बोलते हैं। और जी, भाजपा की ओर से भी तो काफी रुकावट डाली गई, इस प्रदर्शन को रोकने की काफी कोशिश की गई। जी, वही हम लोग लगातार देख रहे हैं कि भाजपा कोशिश में है कि उसके खिलाफ तो पूरे देश में ही, जैसा अगर अब स्वतंत्र आंकलन किया जाए तो सभी नेता बोल रहे हैं, जो भी विपक्ष के हैं या फिर जो भी तार्किक पत्रकार हैं वो भी कहते हैं कि केंद्र सरकार को किसी भी प्रकार की वॉइस ऑफ डिसेंट पसंद नहीं है। तो वॉइस ऑफ डिसेंट के खिलाफ रहने का इन पर आरोप तो लगता ही रहा है और जहां तक दिल्ली जाकर के इनकी नाक के नीचे अगर कोई कोशिश करे कि इनका विरोध किया जाए तो निश्चित रूप से अभी G20 का मामला रहा है, जिसमें बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री और सिपा सलाहकार आकर के मोदी को बहुत अच्छा
बताए हैं और मोदी की तारीफ की हैं, जी बिल्कुल, तो विश्व स्तर उनको पर विश्व उनकी स्तर काफी- पर स्थापित करने की जी। बात चल रही है। ऐसे में इसके 2 सप्ताह के बाद ही अगर ऐसी घटनाक्रम हमारे सामने आती है तो ऐसे में स्वाभाविक है कि भाजपा को तो तकलीफ होगी और हमें राज्य स्तर से लेकर के केंद्र सरकार तक जी ये चीजें देखने को मिल रही हैं। अनुराग सिंह ठाकुर, गिरिराज सिंह को विशेष रूप से इनका काउंटर करने के लिए लगाया गया और इधर शुभेंदु दिल्ली जा चुके हैं, जी उनको हाँ। दिल्ली बुला लिया गया है और सुकांतो मजूमदार लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के बाद वहां पर अड़े हुए हैं, कलकत्ता में ही है वो। ये तो क्या स्पष्ट लगता दिख है रहा इसका किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है आने वाले लोकसभा चुनाव में? देखिए, राजनीति पूरी गर्म हो चुकी है और विशेषकर बंगाल की बात करें, चूंकि बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जिसका मोदी के खिलाफ तीखा विरोध और प्रखर विरोध रहा है। जी बिल्कुल। और ममता किसी भी प्रकार के कंप्रोमाइज को करने के लिए तैयार नहीं है और उसी आक्रामकता को अब नए रूप में, नए मुलम्मे के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी और उसमें एक युवा ब्रिगेड भी शामिल है। जी। और इनके जो रणनीतिकार हैं उनकी समझ रही है कि हमें अब युवा कनेक्ट करना होगा। तो बीच में ऐसा भी दौर आया था कि पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ती सी दिखाई दे रही थी, एक तरफ युवा और एक तरफ जो अनुभवी नेता हैं। लेकिन इस दिल्ली चलो अभियान में सब एकजुटता के साथ आप देख रहे होंगे कि मंच पर फिरहाद हकीम भी हैं, मलय घटक भी हैं और सभी नेता हैं और साथ में इनके युवा नेता और युवा कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। यहाँ तक कि आईपैक की टीम भी इस पर नजर बनाए हुए है और वो भी उसमें सहयोग कर रही है। जी, तो इस पूरे प्रदर्शन का इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो अभी नई अलायंस पार्टी बनी हुई है, अब तक लालू और नीतीश का चेहरा सामने था, तो अब क्या ममता बनर्जी यहाँ फ्रंट फेस बनकर सामने आ पाएंगी? वर्तमान परिस्थिति और दिल्ली चलो आंदोलन में तो यही दिखाई दे रहा है और ये स्पष्ट संकेत दिए जा रहे हैं कि हम एक मजबूत विकल्प इंडिया के भीतर ही हैं जी। कांग्रेस के बाद। चूंकि स्टालिन से लेकर के शरद पवार जो हैं वो बिखराव की स्थिति में हैं और नीतीश के पीछे इतने लोग लगे हुए हैं बिहार में ही, विशेषकर जो ममता के यहाँ पर सहयोगी हैं टीके, वो वहां पर जाकर के विरोध कर रहे हैं नीतीश का, तो उनके लिए स्थितियां थोड़ी सी विकट हैं। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी और उनके सहयोगियों ने और नेताओं ने जिस तरीके से इस दिल्ली चलो अभियान का नेतृत्व किया है और आगे बढ़ करके उन्होंने शिकस्त देने की जो कवायद शुरू की है केंद्र के खिलाफ, तो निश्चित रूप से पूरे नेशनल चैनल को हम लोग देख रहे हैं, सारे अखबार पटे पड़े हैं, फ्रंट पेज की सेकंड लीड या लीड जिन अखबारों में है हम पढ़ सकते हैं, उनमें सारे एनालिसिस बोल रहे हैं कि तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में अपनी एक मजबूत प्रस्तुति देना चाह रही हैं और उनकी मजबूत उपस्थिति इस दिल्ली चलो अभियान से कहीं ना कहीं उसके तार जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तृणमूल कांग्रेस अपने आक्रामक अवतार में केंद्र सरकार पर लगातार हमला कर रही है, पर देखना यह होगा कि आने वाले संसदीय चुनाव में इसका असर कितना पड़ता है। तृणमूल कांग्रेस अपने पूरे आक्रामक अंदाज में लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रही है। अब देखना यह होगा कि इस प्रदर्शन के बाद आने वाले संसदीय चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता है। अब लौटते हैं अपनी खबरों की दुनिया पर और जानते हैं कि शिल्पांचल और उसके आसपास की घटनाओं को। दिल्ली में चल रहे आंदोलन के समर्थन में पूरे जिले में तृणमूल का धरना प्रदर्शन। त्रिस्तरीय पंचायत के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण, बताए कार्य के तरीके। फॉसबे की शिष्टमंडल मिला जिला शासक से, विभिन्न मांगों का सौंपा ज्ञापन। नजरुल सेंटरी पॉलिटेक्निक के छात्रों का विक्षोभ प्रदर्शन, रिजल्ट में पक्षपात का आरोप। डेंगू नियंत्रण के लिए प्रयास तेज, जनसहयोग की अपील की नगर निगम चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने। जिला शासक एस पोन्नावलम तथा नगर निगम चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने किया बाजार का दौरा, डेंगू नियंत्रण की पहल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे जमकर लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो कर दें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।